एक पागल ने कहा था, मंदिर लोग लड़की छेड़ने जाते हैं, 14 वाले ने ऐसा हाल कर दिया कि मंदिर मंदिर जा रहा है, उसकी सुन ही नहीं रहा कोई, हर मंदिर में पहुंच जाता है। उसको यही पता नहीं कि पूजा में मंदिर में किसकी कर रहा हूं, उसे कुछ पता नहीं है, लेकिन मंदिर जाने के लिए आपने मजबूर कर दिया जहां कोई नहीं जा रहा था। इसलिए बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिन्हें आप सिर्फ समझ लेंगे तो आपको समझ आ जाएगी। और एक सीरियस घटना है, इसलिए आपके सामने रखता हूं कि अपने जीवन के बहुमूल्य समय को व्यर्थ की बातों में न उसको ख़त्म करें। कुछ ऐसी बातें भी समाज के सामने रखें कि जो लोग सोचें, उस पर अध्ययन करें, और उस पर जो समाज छोटी छोटी चीज़ों पे बड़ा लॉजिक रीज़न समझता है, उनके सामने ये मैं घटनाएं रखता हूँ। फैसला आपको करना है। मेरी रिसर्च ने मुझे जहाँ पहुँचाया है वो मैं जानता हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ सिर्फ तथ्य आपके सामने रख दूँ, बाकी आप तय करें कि ये मैं क्या कहना चाहता हूँ। थोड़ा ध्यान से सुन लें, और जो लोग रिकॉर्ड कर रहे हैं उनसे कहिएगा कि इस पोषण को चलाएं, और जागरूक सनातनी हिंदू को इस घटनाओं को ज़रूर सुनना चाहिए, और फिर किसी नतीजे पे पहुंचे तब आपकी समझ में आएगा। 25 फरवरी 1968, वैसे ये डेट कोई ऐसी महान नहीं है कि जिसे याद रखा जाए, लेकिन मुझे अपनी बात को एक अंजाम तक पहुंचाना है, इसलिए इन घटनाओं का जिक्र ज़रूरी है। 25 फरवरी 1968 को राजीव गांधी की शादी हुई थी। 19 जून 1970 को दुनिया का सबसे बड़ा आविष्कारक पैदा हुआ था। और 12 जनवरी 1972 को उस परिवार में एक बेटी पैदा हुई थी, जो शायद 40-40 साल की रही होंगी इस वक्त। उनके पास सिर्फ 2 ही चीजें हैं। राजीव गांधी की बेटी प्रियंका पैदा हुई थी। 40 साल के बाद उनसे पूछो तो वो कहती हैं, मेरे बाल इंदिरा गांधी से मिलते हैं, मेरी नाक इंदिरा गांधी से मिलती है। कोई ये नहीं पूछ रहा कि फिरोज गांधी का भी कोई कंट्रीब्यूशन था कि नहीं था। इतने साल के बाद 2 ही उनके पास चीजें, नाक इंदिरा से मिलती है, बात कुछ और नहीं है। इस पे वो चाहती हैं प्रधानमंत्री बनना। अब यहां से घटना को आप समझिए। 23 सितंबर 1974 को उसी परिवार के एक बेटे की शादी हुई थी, जिसे आप संजय गांधी के नाम से जानती हैं। यहां से आपको उस वहां पहुंचना है जहां मैं पहुंचाना चाहता हूं, बिना कहे। आप तय करें। संजय गांधी की शादी हो गई। 13 मार्च 1980 को उनके घर में वरुण गांधी का जन्म हुआ। अब वरुण गांधी जब पैदा हुए तब इंदिरा गांधी, जो देश की प्रधानमंत्री थी, एक सफदरजंग रोड पर रहती थी और सड़क के पार उनका ऑफिस था। अब संजय गांधी का बेटा, तो उसमें गुण संजय गांधी जैसे दिखते हैं। अब आप थोड़ी देर के लिए सोचिए, 13 मार्च 1980 को वरुण गांधी पैदा होते हैं और 23 जून 1980 को देश की प्रधानमंत्री का बेटा सफदरजंग फ्लाइंग क्लब में रोज की तरह फ्लाइंग करने जाता है, और उसके प्लेन को क्या होता है आज तक जितने कमीशन बैठे कोई बता नहीं पाया। और संजय गांधी का जहाज़ यूं चढ़ा, और उनके साथ उत्तर प्रदेश की एक जगह है एटा में रहने वाला एक और पायलट
जो मिस्टर सक्सेना साथ थे वो थे। प्लेन ऊपर गया और ऊपर जाने के बाद एक धमाके के साथ नीचे गिरा और संजय गांधी की मृत्यु हो गई। देश की सबसे ताकतवर फैमिली की ये मौत है, आज तक उस पर कोई कमीशन नहीं बैठा। 28 मार्च 1942 को 1.5 या पौने 2 साल का वरुण गांधी अपनी मां के साथ सफदरजंग रोड पर प्रधानमंत्री के निवास में रहता था। 2 साल के वरुण गांधी को संजय गांधी की मृत्यु हुई है जून 1980 में, और 2 साल के अंदर 1.5 साल का वरुण गांधी उसको उसकी मां के साथ पूरा घर का सामान निकाल करके सड़क पे फेंक दिया। कौन था घर में जिसने ये किया, किसके दबाव में हुआ? और 31 अक्टूबर को मैडम इंदिरा गांधी को कोई दिन रात सुबह के 9:30 का समय भारत की प्रधानमंत्री का इंटरव्यू लेने देश की दुनिया के 2 बड़े जर्नलिस्ट, उनके ऑफिस में जो अपॉइंटमेंट तय था वो 9:30 बजे का था। ये किसी ने जानने की कोशिश नहीं की कि घर में से किसने ये टेलीफोन किया उन 2 विदेशी जर्नलिस्टों को कि मैडम आधे घंटे लेट आएंगी। और मैडम अपने एक सफदरजंग निवास से निकली और सिखों ने गोली चलाई, जिसमें एक बेंत सिंह था, एक सतवंत सिंह था। जिसने पहले गोली चलाई उसके बाद दूसरे ने चलाई, बल्कि दूसरे वाले ने पहले वाले को मार दिया। ये मिस्ट्री है। आज तक कोई कमीशन नहीं बना इसके ऊपर। कहां कहां से इधर उधर करके उसे हशप कर दिया। और उसके बाद 31 दिसंबर 1984 को राजीव गांधी को देश के प्रधानमंत्री की शपथ दिलाई गई। और इस शपथ दिलाने के बाद वो 1989 तक देश के प्रधानमंत्री रहे और चुनाव घोषित हो चुका था। पूरे देश में सभाएं हो रही थी और राजीव गांधी, उस दिन उनकी कोई 7 या 8 सभाएं थी और सारी सभाओं में मैडम साथ थी। श्री पेरम्बदूर की सभा 21 मई 1991 को थी। ये बताया जाता है, कोई कमीशन नहीं बना है आज तक, ये बताया जाता है कि वहाँ श्रीलंका में जो भारतीय सुरक्षा बल भेजे गए थे उनसे तमिल लोग बहुत नाराज थे। ये बताया गया, अभी तक कोई तमिल मिला नहीं। और उसकी नाराजगी के कारण एक तमिल टाइगर्स जो उस समय थी, उसकी एक कार्यकर्ता धनु ने अपने पेट के ऊपर एक बम बांध करके राजीव गांधी को माला पहनाई और माला पहनाने के बाद उनकी मृत्यु हो गई। 21 मई को किसी परिवार में, खासतौर से इतने ताकतवर परिवार में, इतने एक युवा की मौत हो जाए, प्रधानमंत्री जैसे पद पर रहने वाले की मौत हो जाए, आप सोचिए कि उस मौत के बाद में कोई कमीशन नहीं बना, कोई किसी किस्म की हल्ला नहीं हुआ और बात आसानी से खत्म कर दी गई। आज तक किसी ने नहीं पूछा, किसी ने मांग नहीं की कि इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए। और फिर जिन लोगों ने मारा, मैडम जब सत्ता में आई तो उनको दया आ गई और वो सत्ता में थी, न उनके पास कोई ऐसा पद था जो डिसाइसिव हो, इसलिए एक पद क्रिएट किया गया कि ये यूपीए की चेयरमैन है, जिसके तहत उनको संवैधानिक पद बनाया गया और फिर उनको सुरक्षा दे करके कई ताकत दे दी गई। और उन्होंने, उनके मन में इतना ख्याल है, क्योंकि वो उनके पति तो हो सकते हैं लेकिन वो देश का प्रधानमंत्री था और एक प्रधानमंत्री को मारा था, तो इस देश में ये उनको किसने अधिकार दिया
कि उनके पति की डेथ हो गई तो वो उनकी निजी प्रॉपर्टी तो हो सकते हैं, लेकिन वो इस देश का प्रधानमंत्री था। किसके कहने पर उन्होंने जेल में बंद तीनों तमिल टाइगर्स के लोगों को माफ कर दिया और उन्हें छोड़ दिया और वो चले गए? ये इंक्वायरी का विषय नहीं है। लेकिन कमाल यह है कि भारतीय महिला, जो हमारे यहां भावुकता होती है, देखो बेचारी बिंदी लगाती है, तो क्या करें? ये भावुक बातें घर के लिए होती हैं भाई। ये आज तक किसी ने सवाल नहीं खड़ा किया। 21 मई 1991 को राजीव गांधी की हत्या होती है। जिसके घर में इतनी बड़ी हत्या हो जाए, इतना सिक्योरिटी का बड़ा लैप्स हो जाए, पूरा एक सामान्य से परिवार में लोग महीनों तक उस दुख से बाहर नहीं निकलते। 21 मई को हत्या हुई और 21 जून 1991 को, मात्र 30 दिन के अंदर राजीव गांधी फाउंडेशन ट्रस्ट बना और उसमें ऐसे ऐसे महान लोग हैं। आप चेहरे भूल सकते हैं, मैं नहीं भूलता हूं। एक चेहरा है अमेरिका के अंदर, मैं नहीं जानता कि आप उसका नाम जानते कि नहीं जानते। एक चेहरा है अमेरिका के अंदर, भारतीय है, वो इस ट्रस्ट का ट्रस्टी है, राजीव गांधी फाउंडेशन का। वही आदमी अमेरिका में, ये जो बावला है, इसके लेक्चर ऑर्गेनाइज कराता है, जिसका नाम सैम पिट्रोडा है। और ऐसे ऐसे महान लोग उस ट्रस्ट में ट्रस्टी थे। एक ट्रस्टी हैं तमिलनाडु के, वो देश के गृह मंत्री भी रहे और फाइनेंस मिनिस्टर भी रहे। हमने दुनिया में पहला ऐसा प्राइम मिनिस्टर देखा कि उन्होंने अपने इनकम टैक्स में जो भरते हैं, उन्होंने इनकम टैक्स के अपने रिकॉर्ड में लिखा है कि जितनी भी कमाई है सब खेती से है। तो पूछा गया ये खेती आपने कहां की? तो खेत तो था नहीं। तो जो लिखित में, मैं उस पर जाना चाहता हूं, लिखित में बताया गया है कि 9 करोड़ का गोभी उन्होंने गंगले में उगाया था। अब अगर ये कहानी सुनेगा कोई हमारी, तो हमारे बारे में क्या सोचेगा? ये कैसे जोकर हैं यार, कैसे कैसे लोग इनके नेता बन जाते हैं यार, और ये वोट देके जिता भी देते हैं। तो उसने जो किया है वो तो किया है, लेकिन दाग तो हमारे दामन पे आएगा ना। आप कितने भी बड़े गाड़ी में के घूम रहे हैं अमेरिका में, कोई क्या अच्छा ये वहां से आए हैं, वो ही हैं, तब हमको ठेस नहीं लगती। लेकिन आगे सुनिए कमाल की बात। ये सब तो मैंने एक बैकग्राउंड करने के लिए आपको रखा, जहां से सवाल शुरू होता है वो तो मैंने अभी कहा ही नहीं है। 29 अप्रैल 1994 की घटना याद है किसी को? इस दिन देश के पूर्व राष्ट्रपति गुरुद्वारा गोल्डन टेम्पल के पास हरमंदिर साहब में दर्शन करने गए। एज पर द प्रोटोकॉल एस्टेब्लिश बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया थ्रू द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, देश का कोई भी भूतपूर्व राष्ट्रपति हो, प्रधानमंत्री हो, जब तक वो जीवित रहेगा, उस जो डॉक्ट्रिन है, जो डॉक्यूमेंट है, उसके तहत वो कहीं भी जाएगा अगर राष्ट्रपति है, वो भूतपूर्व है चाहे वो अभूतपूर्व है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके साथ में 24 आवर एक पूरा कैवलकेड रहेगा, एक बुलेट प्रूफ गाड़ी रहेगी और 24 आवर उसके साथ एम्बुलेंस चलेगी। ये प्रोटोकॉल एस्टेब्लिश है। ज्ञानी जैल सिंह हर मंदिर साहब में पूजा करके प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, जो चाहे लोग चेक करके देख लीजिएगा कि क्या उन्होंने कहा। हरमंदिर साहब में ज्ञानी जैल सिंह साहब ने पूजा करके, क्योंकि वो बहुत गुस्से में थे, बहुत कुछ उनके साथ उल्टा सीधा हुआ, उन्होंने, क्योंकि सरदार आदमी थे, थोड़ा कंट्रोल नहीं कर पाए, और उन्होंने सिर्फ इतना ही उसमें कहा कि मैं दिल्ली जा रहा हूँ और मैं बोफोर्स में जो हुआ है उनके नाम उजागर करने वाला हूँ। वो भूतपूर्व थे, तो इसलिए उनको ये डर नहीं था कि पद पे बैठने से प्रधानमंत्री दबाव बना देगा।
हरमंदिर साहब से निकल करके उनका कैवलकेड चला, उनकी एम्बुलेंस उस दिन उनके साथ नहीं थी। सामने से एक ट्रक आया और देश के भूतपूर्व राष्ट्रपति की ट्रक में हेड ऑन कोलिजन किया। रानी गैन सिंह साहब अधमरी अवस्था में हॉस्पिटल में रहे और उनकी डेथ हो गई। ये किसी को पता ही नहीं आज तक। लेकिन उससे आगे की महत्वपूर्ण बात यह है कि उस समय दो देश के युवा यंग लोग एक एयरफोर्स छोड़ के आए थे। हमारे उत्तर प्रदेश के गाज़ियाबाद के पास की एक जगह है, वहाँ के रहने वाले थे और ब्रिलियंट आदमी थे, देश के गृह मंत्री रहे, युवा थे और उनके अंदर देश के प्रधानमंत्री बनने की एक ताकत थी और वो प्रोजेक्ट भी हो रहे थे। उन्हें युवा तुर्क के नाम से जाना जाता था। वो भी आदमी कार में दिल्ली से निकला और दिल्ली से निकलने के बाद जयपुर हाईवे पे उनकी कार का एक्सीडेंट हुआ। देश का पूर्व गृह मंत्री, उनकी कार का एक्सीडेंट हुआ और उनकी मृत्यु हो गई। आज तक कोई पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं आई है। उनका नाम है राजेश पायलट। कांग्रेस पार्टी में एक ऐसा आदमी जो बहुत ताकतवर था, एक राजा परिवार से आता था। उसकी घटना इसलिए याद है कि उसमें हमारे कुछ मित्र भी मौजूद थे। दिल्ली से नए हेलीकॉप्टर से वो उड़ता है, दिल्ली का बॉर्डर क्रॉस करता है, उत्तर प्रदेश के शहर मैनपुरी में उसमें एक धमाका होता है और माधवराव सिंधिया के चिथड़े उड़ जाते हैं। आज तक किसी ने पूछा नहीं। सामान्य सा लोगों के यहां कुत्ता मर जाता है, 6 महीने तक उसके बारे में जांच होती है, आज तक नहीं पूछा गया। यहां तक भी मैं कुछ हद तक एक चीज मानता हूं, आगे की बात सुनेंगे तो आपको समझ में आएगा। ये मेरे और आपके सामने की घटना है, होशो हवास की घटना है। इसमें से कोई इस सभा में बैठा हुआ हो सकता है कि ये घटना राजेश पायलट की, माधवराव सिंधिया की याद हो, लेकिन बहुत सारी चीजें छुप गई होंगी कि उस जमाने शायद सोशल मीडिया नहीं था, आप शायद इतने अवेयर नहीं थे। लेकिन ये घटना अगर आप भूलते हैं तो फिर आप समझ लीजिए कि आपको भी वही बीमारी है। इसी सिलसिले से एक घटना है और वो घटना 16 अप्रैल 2001 की है। बहुत लंबी कहानी नहीं है। ये डेट याद है किसी को? ये नहीं याद है। और मैं भारत के सबसे ताकतवर पॉलिटिकल परिवार के बारे में बता रहा हूं। ये बेचारे झोंपड़ी में रहने वाले रामलाल के बारे में नहीं है। इस परिवार में एक बेटी थी। उस बेटी की शादी हुई एक साधारण से उत्तर प्रदेश में पीतल का काम करने वाले कारोबारी से। 16 अप्रैल 2001 को रॉबर्ट वाड्रा की बहन मिशेल वाड्रा दिल्ली से एक अज्ञात महिला के साथ निकलती है, कार से जाती है। इतने बड़े परिवार की बेटी का रिश्ते की, हमारे यहाँ तो कुत्तों को भी सिक्योरिटी मिल जाती है। एक कार में निकलती है, उसके साथ में अज्ञात कोई लड़की बैठी, महिला बैठी होती है और कार दिल्ली से निकल के राजस्थान की तरफ जाती है और अलवर के पास एक छोटी सी तहसील पड़ती है जिसे बिहोर के नाम से जानते हैं, वहाँ पहुँचती है और उसमें आग लग जाती है और प्रियंका गांधी की नंद मिशेल वाड्रा उस आग में जल के राख हो जाती है। आज तक किसी ने उस पोस्टमार्टम, उसके मौत के कारणों का जानना नहीं चाहा। 30 सितंबर 2001 ये दिन याद रखना चाहिए और इसको इसलिए याद रखना चाहिए कि ये मामूली घटना नहीं है। और इस घटना में 2003 की घटना है। प्रियंका गांधी के देवर, वो भी सामान्य उसी परिवार से थे। प्रियंका गांधी के देवर यानी रॉबर्ट वाड्रा के भाई, जिनका नाम था रिचर्ड वाड्रा,
हमारे यहाँ तो एक छोटा सा एमएलए भी होगा बेचारा, तो भी उसके परिवार को यहाँ वहाँ सब कुछ जानकारी होगी। ये देश के सबसे ताकतवर परिवार की, उस परिवार की बात कर रहा हूँ जहाँ प्रधानमंत्री ही पैदा होते हैं। अब नहीं हो पा रहे, तो कह रहे नहीं तुझे ही बनाएंगे, वो भी कह रहा मैं ही बनूंगा। ये लाइटर नोट पे कह रहा हूँ, लेकिन बात इंपॉर्टेंट ये है कि रॉबर्ट वाड्रा के भाई रिचर्ड वाड्रा, मैं बार बार ये बात इसलिए कह रहा हूँ कि हिंदुस्तान की सत्ता पे लंबे लंबे समय तक 17 साल तक चचा, फिर उनकी बेटी, फिर उनका बेटा, फिर उनकी बहू, इतने लंबे समय तक सत्ता में रहने वाले लोग, इतने ताकतवर परिवार के लोग, उसमें उनकी बेटी का देवर दिल्ली के लोअर मिडिल क्लास मार्केट के अंदर मृत पाया जाता है। किसी ने नहीं पूछा, किसी अखबार ने नहीं छापा, बस ये बताया गया उनकी वो मृत पाए गए। एक सामान्य सी घटना आपके शहर में घट जाएगी, आधा शहर ये कहेगा यार ऐसे कैसे हो सकता है, 10 कहानियां निकल आएंगी। यहां कहानी नहीं निकली और बात आई गई हो गई। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि समाज में लोग, ठीक है कुछ बुरे होंगे, कुछ बिक गए होंगे, वो हो सकता है कि आपकी विचारधारा को न मानते हो, ये महत्वपूर्ण नहीं है। मैंने फिर कहा, बहादुर किसी जगह भी हो, बहादुर का सम्मान करना चाहिए। बहादुर हमारे घर में ही पैदा होगा और नहीं होगा तो भी हम एक कमजोर को बहादुर बना के उसी की पूजा करेंगे, ये सड़ने की निशानी है। इसलिए मैं ये घटना इसलिए सुना रहा हूं आपको कि जरा अपने मन से पूछिएगा कि ये भारत में हो रहा है, हमारी आंखों के सामने हो रहा है। लाल बहादुर शास्त्री के साथ क्या हुआ था हम नहीं जानते, आज तक वो मिस्ट्री है। और जितनी रिपोर्ट आई है उसमें सबने यही साबित किया है कि उनको जहर दिया गया है। और हम थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि भाई कोई मैनिपुलेशन हुआ होगा, तो हम झूठ मान लेते हैं। लेकिन ये घटना तो मेरे और आपके जीवन काल में घटी है। क्या आज भी संचार क्रांति में हम इसको जान पाए हैं? रॉबर्ट वाड्रा के भाई की जब मृत्यु हो गई तो देश के एक बहुत बड़े एडिटर ने, एक मैगजीन निकलती थी आउटलुक के नाम से, पता नहीं कितने लोगों ने सुनी है। उस आउटलुक मैगजीन के एडिटर का नाम था विनोद मेहता, और उनके ऊपर यह था कि वो थोड़ा सा कांग्रेस से उनकी सिंपैथी हो सकती है, लेकिन लिखते में कहीं नजर नहीं आया। उनको ही ये सूझा सवाल, और उन्होंने रॉबर्ट वाड्रा के पिता राजेंद्र वाड्रा को अपने ऑफिस आउटलुक, जो दिल्ली के सफदरजंग में बना हुआ है, वहां बुलाया और बुला के उनका इंटरव्यू लिया। मैं कह रहा हूं इतने बड़े समाज में जो दुनिया जमाने का ज्ञान बांटते हैं, चाहे वो किसी पार्टी में हो, किसी तरह, ये बात नहीं करते, तब लगता है कि आपकी भी कोई मिली भगत है। बना हजारों राष्ट्रवादी हैं, किसी ने नहीं पूछा ये सवाल। भाई अगर आप चुप्पी में हैं तो आपकी भी साठगांठ है कि इस मुद्दे को नहीं उठाना है। हमारी तो कोई लेना देना नहीं है। हमको जिससे नाराज कल होना हो अभी हो जाए, हमको कोई दिक्कत नहीं है। विनोद मेहता ने रॉबर्ट वाड्रा के पिता यानी प्रियंका गांधी के ससुर को अपने ऑफिस बुलाया और अपने ऑफिस में आउटलुक मैगजीन के लिए एक्सक्लूसिव इंटरव्यू लिया उन्होंने। मैं इसलिए कह रहा हूं ये मेरे और आपके सामने की घटना है, आपके सामने गई होगी, नहीं ध्यान दिया होगा। हमारा जरा सा ऐसी चीजों पर ध्यान ज्यादा जाता है। इसलिए कह रहा हूं कि कोई चीज, सब कुछ पब्लिक डोमेन में है। हम जब ऐसी चीजों को इग्नोर करते हैं तो हम फिर अपनी मौत का इंतजाम करते हैं। वो इनका था, इनका था, नहीं मुझे इसमें इंटरेस्ट नहीं है। और उस इंटरव्यू का 3 पेज का इंटरव्यू आउटलुक में लिया और उसकी हेडलाइन क्या बनाई। विनोद मेहता को इसलिए सैल्यूट करता हूं कि ये उनके अंदर ताकत थी, बाकी तो दलाली इस देश में बहुत लोग कर रहे हैं। उन्होंने उस इंटरव्यू की जो हेडलाइन थी वो राजेंद्र वाड्रा का बयान की हेडलाइन बनाई। उसे अंग्रेजी में लिखा हुआ था, आई डोंट स्केर्ड ऑफ एनी इटालियन माफिया। मैं किसी इटालियन माफिया से नहीं डरता। ये राजेंद्र वाड्रा के इंटरव्यू की हेडलाइन थी।
और इस इंटरव्यू के छपने के 7 दिन बाद राजेंद्र वाड्रा एक छोटे से कमरे में पंखे पे लटके मिले, कोई चर्चा नहीं है। अगर आप इस बैकग्राउंड में सत्ता के उस चरित्र को देखेंगे तब आपको पता चलेगा 14 वाला इतना अलर्ट क्यों है। इन परिस्थितियों में खड़े रहना है और बोलते रहना है। यह समय न सवाल पूछने का है न हाथ छोड़ने का है। हाथ छोड़ लें और कमल पकड़ लें, इतना ही कर लें। अब अगर यह कहें कि इस पार्टी में भी सब दूध के धुले, मैं ऐसा नहीं मानता, मैं ऐसा नहीं मानता। वक्त की जरूरत है, इस आज की जरूरत है। कल क्या होगा मुझे नहीं पता। इस समय जो सत्ता, मैं बहुतों के बारे में नहीं बोलता, 2 ही के बारे में बोलता हूं। बिना चेक करे कोई बात नहीं बोलता। मैं फिर कह रहा हूं, मैं बाहर रहता हूं, इसका मतलब नहीं है कि मुझे सच नहीं पता है। मुझे बहुत सारे सच पता है। मेरा सच मेरे हिसाब से तय नहीं होता, सच सच होता है। इस समय आपसे मेरी विनती है, गिनती चाहिए, ज्ञानी नहीं चाहिए। गिनती होगी तो काम होगा। कुछ ज्ञानी हैं इस पार्टी में भी जो ज्ञान देते रहते हैं। उन ज्ञानियों का भी उसने ज्ञानवर्धन कर दिया है। बेचारे बेरोजगार घूम रहे हैं। ज्ञान के बारे में कहा गया है कि जब जरूरत हो तभी इसका इस्तेमाल करना चाहिए, फालतू में नहीं ज्ञान बांटना चाहिए। हर वक्त हर बात नहीं कहनी चाहिए। कभी कभी चुप रह करके भी जो सामने चुनौती है उसका सामना किया जा सकता है। कब सवाल आप पूछें और कब न पूछें, अगर इसकी आपको तमीज नहीं है तो फिर आप महामूर्ख हैं। अपने बेटे से, अपनी बेटी से सवाल पूछना है तो घर के अंदर कमरे में पूछना कि तूने ऐसा क्यों किया। उसको बाहर नहीं पूछना है सारे मंचों से। अंदर की मीटिंग में पूछूं और आप अपने आप से तय करें कि किस एजेंडे के लिए राजनीति में गए हैं। 2 कमरे के मकान से जाओगे, 5 साल के बाद 12 कमरे के मकान में लौटोगे, यही आपका अचीवमेंट है। और बताइए क्या अचीवमेंट है। मुझे दो, मेरे बाद मेरे चचा को दो। चचा को नहीं मिल रहा तो चाहे लड़का पागल है इसी को तो दो। लेकिन अगर आपके पास पागल लड़का है, बेवकूफ लड़का है, तो भाई पड़ोसी का लड़का बहादुर है, उसकी मदद करो, उसको आगे ले जाओ। आप अगर सही मायने में इस युद्ध में कुछ कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं और अपनी सिविलाइजेशन के प्रति सजग हैं और कोई कुछ कर रहा है तो इतने सवाल मत पूछो। ये बिल्कुल वैसे ही है कि जो पिता होता है उसको पता होता है कि बेटे बहुत दिन से साइकिल मांग रहा है, लेकिन ये साइकिल के लिए वो जुगाड़ में लगा हुआ है कि कब मुझे एरियर मिलेगा, कब मुझे वो बढ़ी हुई तनख्वाह मिलेगी। वो बेटा समझ ही नहीं रहा, वो रोज साइकिल। और वो श्रीमती भी भाई दिला क्यों नहीं देते, लेकिन वो गुड़ा भाग में लगा हुआ है कि मैं कब दिलाऊंगा जिससे घर का आटा, दाल, चावल, चीनी व्यवस्थित से अव्यवस्था में न पहले साइकिल दिला देगा। लेकिन उसके लिए उसको क्या क्या चक्रव्यूह करने, ये उस पर छोड़ दीजिए। रोज रोज उससे मत पूछिए। रोज रोज जो आपको है ये नहीं किया, वो नहीं किया। पिताजी हो के घर चला नहीं पा रहे हो, प्रधानमंत्री से रोज पूछ रहे हो। दुनिया की सांठ गांठ करके घर चल पाता है। इसको झूठ बोला, फिर इसको बीवी ने कहा साड़ी ला दो, उन्होंने कहा मैं ला रहा हूं, मैंने स्कॉटलैंड में ऑर्डर किया, वहां से आ रही है। 15 दिन फिर काटे हैं। बीटी ने फिर कहा नहीं, वो ऐसा था कि कंसाइनमेंट गिर गया था। वो बेचारा बताना चाहता है कि मेरे पास दिलाने के पैसे नहीं, कि वो बीवी समझ नहीं रही है, लेकिन वो फिर भी कहता है मैं कर रहा हूं। ऐसे ही ये भी कर रहा है। कब करना है, कैसे करना है, इसकी ना आपको अकल है, ना इस खेल के आप खिलाड़ी हैं। और एक खिलाड़ी आजादी के बाद पहली बार मिला है जो इस खेल को कब खेलेगा, कैसे आपके सामने सब रख दूंगा। क्योंकि मैं पार्टी से नहीं बंधा, मैं हूं ही नहीं पार्टी में, इसलिए वहां जाने के बाद बोलने की जो मुझे मर्यादा होती है मैं उससे आजाद हूं। अभी पार्टी में चला जाऊंगा
तो मैं भयानक झूठ बोलूँगा और आप कहोगे अच्छा आया था, हमें तो ज्ञान दे रहा है और खुद कर रहा है। ये नहीं करना है। जब तक ये मंच है, एक कॉमा फुल स्टॉप झूठ नहीं बोलूँगा आपसे। मेरा कोई स्वार्थ नहीं है। आपको सच पता चल जाए और इस भंवर में कैसे काम किए गए हैं, आपको सिर्फ इतना ही जान के खुश होना चाहिए। मत पूछो कि क्या उसने करा है। ये राज खोलने के लिए हम इसलिए हैं ताकि वो अपने मुंह से कहेगा वो संवैधानिक पद पे बैठा है। न उसने हमसे हम मिले, न हम जानते, लेकिन 20 साल उस सिस्टम में रहे हैं, हमको पता है उसने क्या किया है। और हमने कहने के बाद जब लोगों ने बहुत सारे सवाल पूछे तो ना वो हंसा, ना उसने कुछ बोला। इसे कहते हैं मौन सहमति। ये बहुत बार वो आपके बारे में ऐसा बोल रहा है। मैंने कहा कोई बोलो, हु इज पुष्पेंद्र? मुझे झूठ बोल रहा हूं, सच बोल रहा हूं, ये तो मैं तय करूंगा ना, प्रधानमंत्री से क्यों पूछना है? इसलिए ऐसे समय में मैं आपसे विनती करता हूं, अगर इस समय आप अपने राजा के, मैंने फिर कहा 2 के अलावा बात नहीं कर रहा हूं, आप ही के इस राज्य का एक शहर है, वहाँ के आदमी को प्रधानमंत्री बनने का शौक है। 2 घंटे में खड़े होते हैं, 2 घंटे में बैठते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री बनना है, यह शौक तो किसी को भी हो सकता है। माफ कीजिएगा, वो अच्छा काम करते हैं, अच्छी बात है, सड़क अच्छी बनाइए, ठीक है, लेकिन अच्छी सड़क बनने का मतलब अच्छा प्रधानमंत्री भी होता है? ये किसने बताया? खुद चल लें ठीक से, यही बहुत है, देश क्या चलाएंगे वो सम्मान्य है। मेरा निजी कुछ नहीं है, मैं फिर कह रहा हूं, मैं किसी को नहीं जानता, लेकिन इस दौर में जो भी बाधा बन करके इस दौर को कमजोर करेगा, वो मेरा सबसे बड़ा शत्रु है। मेरा अपना भी हो तब भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप जिस बात पे खुश हुए, जिस बात पे आपको भारत माता की जय कहते हैं, उसके पीछे की कहानी सुनेंगे तो पता चलेगा कि आचार्य चाणक्य भले ही हमारे बीच में न हो, हमारा पूर्वज हो, लेकिन कुछ कुछ खेल तो वैसे ही हो रहा है। पता है कुछ? बताऊं आपको? सुनेंगे? हाँ? राम मंदिर बन गया, आप बहुत खुश हैं। राम मंदिर बनने की जो विधि विधान थे सब पूरे किए हैं, कोई ऐसा नहीं है कि जंप कर दिया है, इस काम का एक्सपर्ट है। राम मंदिर के बारे में जज साहिबान कह रहे थे कि राम पैदा हुए हैं, इसका सर्टिफिकेट लाओ। उनका अपना तो है नहीं, राम का मांग रहे हैं। इस देश में लोगों की ये औकात है कि राम का सर्टिफिकेट मांग रहे हैं। जो 632 में पैदा हुए थे उनका लाओ, या आसमान से किताब उतरी उसका सबूत दो। ये कौन से कॉरियर से आई है और कौन से रामलाल का छापाखाना अल्लाह मियां ने वहां चका कर तो छप के आ गई, ये पूछ लो तो ये हेट स्पीच है। लेकिन राम के जन्म का प्रमाण पत्र मांग रहे थे जो लोग। राजनीति में एक चीज होती है जो दिखती है, जो हम सुबह शाम कैबिनेट की मीटिंग हो, ये आया गया। जब एक सामान्य समाज रात के 9 बजे सो जाता है, तब राजनीति करने वाले जागते हैं। इसलिए सब कुछ आपको लगता हो हमें बता के तो गया नहीं था, ये ऐसा नहीं होता है। बिना उस सब्जेक्ट की, उस बातों की जानकारी के बगैर रोज सवाल मत पूछिए। और वो 2 ही उदाहरण आपके सामने रखता हूं, और 3-4 दिन में एक और कांड होने वाला है, फिर सबको पता है चलेगा। बताया गया कि राम मंदिर में तो सर्टिफिकेट मांग रहे हैं, अब सर्टिफिकेट कहां से लाएं? तो जज साहिबान प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। पहली बार मैंने भारत के इतिहास में पहली बार देखा कि सुप्रीम कोर्ट के 5-5 जज जो हैं वो पत्रकारों से अपने लिए सहायता मांग रहे थे, अपील कर रहे थे कि हम अपनी प्रेस में बात बताना चाहते हैं, ये होता है वो होता है। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, सब पूरे देश ने देखा होगा। सुप्रीम कोर्ट के प्रांगण में बैठे हुए थे जज साहिबान, प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ गई उनको, और उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस समाप्त हो गई। जब समाज की निगाह में चीज ठंडी हो जाए,
बस समझ लेना उसी वक्त कांड होने वाला है। सब शांत, इन्होंने मोदी को गाली दी, उन्होंने उसको गाली दी, ये हुआ, खत्म हो गई बात, जाओ अपने घर जाओ भाई। आप सो गए, आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी, कहा यार ये क्या कर रहा है यार, बताओ साले जजेस ऐसा कर रहे हैं। आपके चारों पे, चाय खानों पे रोज चर्चा हो रही है। आप अपना टाइम वेस्ट क्यों कर रहे हो यार? टीवी भी देखो, फिल्म देखो, सास भी बहू देखो यार, बहू घर में है कि नहीं है ये भी देख लो। ये तो पता ही नहीं, आप लगे हो टीवी देखने, वो है ही नहीं घर पे, बाद में पता चला वो कहाँ, अच्छा फिर लेके आओ उसको। तो मेरा है ना, अपने जीवन को हंसो खुशो मस्त रहो। रोज़ रोज़ राजा जैसी राजनीति को समझने का न बुद्धि आप में और न अपनी अप्लाई करनी चाहिए। अपनी बुद्धि इस पे अप्लाई करनी चाहिए कि बेटा टाइम पे घर आ जाए, बेटी सुरक्षित घर आ जाए, और इस घर की सुरक्षा करना बेटे की जिम्मेदारी है। उससे ज़्यादा चक्कर में मत पड़िए आप। एक दिन दिल्ली में ये अनाउंसमेंट हुआ। अब ऐसी बातें आपको ही नहीं याद रहती, हमें को याद रहती, क्योंकि अल्लाह मियाँ ने हमें इसी काम के लिए भेजा है। हमको भगवान ने बिल्कुल नहीं भेजा। अल्लाह मियाँ ने हमको पैदा ही ऐसी जगह किया कि यहाँ जितना फ्रॉड है इसको समझो, और इस फ्रॉड को जो सनातनी हिंदू समझ बैठे हैं उनको बताओ मैं अल्लाह के बताए रास्ते पे चल रहा हूँ, मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं कर रहा। इसलिए अल्लाह ने मुझे जो काम सौंपा है, अल्लाह भले ही कहे मैं तुम्हें बुला लूँगा, मैं कहूँगा अब जब ही आऊँगा जब काम ख़त्म कर दूँगा, और मैं इस काम में निरंतर लगा हुआ हूँ पूरी ताकत से। अभी यहाँ हूँ, कल कहीं और होऊंगा। तो ये ताकत अल्लाह मियाँ दे रहे हैं मुझे, जिसके कारण मैं कर रहा हूँ। और आप ही को अल्लाह मियाँ ने यहाँ भेजा है कि इसकी बात सुनो, क्योंकि ये मानते हैं हम कि अल्लाह की मर्जी के बगैर पत्ता नहीं हिलता। तो आप कैसे आ गए, है ना? तो मैं शुद्ध रूप से सार्वजनिक मंचों से कहता हूँ, अल्लाह ने मुझे ठोंक पीट करके अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में बगनबेरिया की डंडी से मार मार के अजान पढ़ाई, नमाज पढ़ाई, कुरान पढ़ाया। अब उस वक्त मैं नहीं समझा कि अल्लाह मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहा है। अब समझ में आया कि अल्लाह ने कहा कि जिन्हें मैंने कहा था कि मेरे रास्ते से हटोगे, ये कुरान कह रहा है, मैं नहीं कह रहा। अल्लाह मियाँ ने अपने फॉलोअर से ये कहा कि मेरे बताए रास्ते से जिस दिन भी तुम हटे, मैं इस जमीन पर ऐसे लोग भेजूंगा जो तुम्हें रास्ते पे ले आएंगे। अल्लाह मियाँ ने डेट नहीं बताई थी। लोगों को पता चला 14 में आया है, वो रास्ते पे ले आएगा इनको। 5 बार नमाज पढ़ो, रोज़ा रखो और घर जाओ। बकवास ज़्यादा करोगे तो अल्लाह मियाँ ने जो मुझे ताकत दी है उसका इस्तेमाल करूँगा मैं। गुजरात में कुछ लोग काँव काँव कर रहे थे 2002 में, अल्लाह के बताए रास्ते पे उन्हें अल्लाह के पास भेज दिया कि यही नहीं समझ रहे हैं भाई, इनको मैं भेज रहा हूँ आपके पास। तो अल्लाह मियाँ ने कहा इसने 2002 में अच्छा काम किया, अब इसकी ज़रूरत गुजरात में नहीं है, वैसे दिल्ली भेजो। अब वो दिल्ली में वही काम दिन भर कर रहा है, और ये इनका मानना है, ये कहते हैं, हम नहीं कह रहे, कुरान कहता है, अल्लाह मियाँ ने फरमाया है, मेरे बताए रास्ते से जिस दिन हटे उस दिन ऐसे लोग आएंगे जो मेरे रास्ते पे ले आएंगे। अल्लाह मियाँ ने गांधी जी को नहीं भेजा था, बाकियों को भेज, इसी को ये काम सौंपा है। और इसी के दौर में हमसे कहा कि तुम ये जो कर रहा है, जो ये नहीं कर पाएगा वो तुम करना। तो हम रात की सभा में आपको अल्लाह मियाँ की मर्ज़ी से यहाँ आए हैं। आप खाना खिलाएं तो अच्छी बात है, नहीं खिलाएं तो अल्लाह कहीं ना कहीं इंतज़ाम कर ही देगा, लेकिन उसका काम पूरी तन्मयता से मैं कर रहा हूँ, उसमें कोई चूक ना हो जाए मुझसे। इसलिए अल्लाह ने ये कहा कि मैंने तुम्हें ज़मीन पे भेजा ये करने के लिए, ये नहीं करना है। और ये इतने पागल हैं कि अल्लाह ने नाक यहाँ लगाई, कान यहाँ लगा, जो ये अल्लाह ने तय किया। और हमारे यहाँ कभी कोई थोड़ी डिसऑर्डर होता है तो हम ये कहते हैं भाई ईश्वर की इच्छा थी तो उसने हमें ऐसा बनाया, हम ये कह के संतोष कर लेते हैं। हम कभी उस अखलुकुल मखलूकात, अब आपके सर से निकल गया होगा,
सुप्रीम क्रिएशन ऑफ द गॉड, उसको उसने जब हमें बनाया, कान यहां, आंख यहां, आ गए। ये कमाल के जो करें, ये कहते हैं हम अल्लाह पे हमारा पूरा यकीन है। तो हमने तो कभी नहीं कहा आधा करो, हमने कभी नहीं कहा, हमने कभी नहीं कहा। एक तरफ कह रहे हैं अल्लाह पे हमें पूरा यकीन है, भाई करो ना, मने कौन कर रहा है। बट कमाल के लोग हैं, अल्लाह पे यकीन भी कर रहे हैं, कह भी रहे हैं, लेकिन अल्लाह को पता नहीं था, अल्लाह मूर्ख था। अबे अल्लाह ने तुम्हें बनाया है, तुम्हारे अल्लाह पे यकीन है, तो उसको पता था तो वो वही काट छांट करके भेज देता। आप बताओ, आप कंट्राडिक्शन है कि नहीं है? अबे यकीन करो तो पूरा करो, ये क्या है? उसने तुम्हें ठीक ठाक भेजा, नीचे आके काट पीट करके कह रहे हो हम मुसलमान हैं। पागल हो क्या तुम? मैं कोई अनअकैडमिक बात कह रहा हूं, और ये ताकत मुझे अल्लाह ने दी है। अब आप मुझे बताओ, हम कितने भी घटिया हो जाएं, हम कितने भी बुरे हो जाएं, फिर भी हमारे सब कॉन्शियस में है। यही फर्क आपको समझाना चाहता हूं। अगर हमारे घर में किसी की आंख ठीक नहीं है, पैदाइशी ऐसा हुआ है, तब भी हम ये कहते हैं भगवान की इच्छा है, ऐसा ही है। हमने कभी भगवान की क्रिएशन पे सवाल नहीं उठाया। हम मनुष्य हैं जबकि कि भगवान ऐसा है। हमने जैसा भेजा हम वैसे ही वापस गए। अब मुझे बताओ, अल्लाह सही कर रहा है ना इनके साथ? अब मैंने कोई अनसाइंटिफिक बात कही आपसे, मैं कोट करके बात कहता हूं। तो मेरा कहना यह है कि भाई जब तुम अल्लाह के सगे नहीं हुए तो हिंदू के क्या सगे होगे तुम? सेलेक्टिव अच्छा बुरा नहीं होता। अल्लाह यहां तक अच्छा है, यहां के बाद नहीं है। पागल हो गए क्या? और अल्लाह भेजते वक्त तुमने कहा तो भाई वहीं से बताता। अब तुमने उसका मिसयूज किया। इस्लाम में इतनी शादियां जायज हैं, तो तुमने दुकान चलाई हुई है। तुम विशेष क्रिया के बाद मुसलमान बने। एक आए हैं अंकल सैम, उनको भी ऊपर वाले ने ऐसी बोला, तो गॉड हैं, वो एक विशेष क्रिया के बाद क्रिश्चियन होते हैं। क्या ये क्रियाएं हम नहीं कर सकते थे? क्या हमारे यहां विशेष क्रिया के बाद हिंदू कोई होता है? हम सब हिंदू पैदा हुए हैं और हम उस गॉड के प्रति धन्यवाद करते हैं कि उसने हमें जमीन पे एक ऐसा जीव बनाया जो सोच सकता है, कुछ कर सकता है। हमारा सिर्फ इस धरती पे इतना ही काम है कि जो आपको इस प्रकृति ने दिया है उसको उतना ही वापस करना है और चुपचाप चले जाना है। ये जो संचय करने की बीमारी है, 15 मकान दिल्ली में, 2 वहां, 5 यहां, फलाना यहां, लेकिन मां घर में नहीं है, ये बीमारी आपकी है। इसलिए हम ये मानते हैं कि न हम अपनी मर्जी से आए हैं और न तुम्हारी मर्जी से जाएंगे। इसलिए अपने होने का एहसास कीजिए। आप इस ब्रह्मांड में जो कुछ है उसके सिर्फ एक छोटे से हिस्से हैं। 3-5 ज्यादा ज्ञान मत लगाइए। आपको 5 चीजों पे आपका जीवन टिका है और वही 5 तत्व आपके शरीर में हैं। जब वो डिसऑर्डर में आते हैं आपकी मृत्यु हो जाती है। इस ब्रह्मांड के साथ वो सब छेड़छाड़ मत कीजिए जिसका पागलपन आपको हो गया है। और ऊपर वाले ने कहीं किसी को नहीं बताया था कि ये पेड़ मुसलमान है, ये पेड़ हिंदू है।
तुम हमें बता रहे हो? हमारे तो करोड़ों साल पहले ऋषि मुनि ने बताया था कि धरती पे एक वृक्ष है, इस वृक्ष की पूजा करना। वो उसने पूजा का भाव इसलिए दिया कि हम शायद थोड़े से जानकार नहीं थे, वो ज्ञान नहीं था। उसने सिर्फ इतना ही कहा कि इसकी पूजा करना, जिसकी पूजा हम करते हैं उस जगह को पवित्र रखते हैं, साफ सुथरा रखते हैं, खराब नहीं होने देते, उसको काट पीट नहीं करते। ब्रह्मांड में एक ही पेड़ था और एक ही पेड़ है। मुझे कभी ऐसा गलतफहमी नहीं है कि ब्रह्मांड के समाप्त होने से कोई दूसरा पेड़ पैदा हो जाएगा। एक ही पेड़ है। आज एस्टन टेटे और जाने किस किस साइंटिस्ट को आप पढ़ते हो, करोड़ों साल पहले सनातन सभ्यता का वो साधु, वो ज्ञानी इतनी दूर तक था, उसको समझ आ गया था, लेकिन अंग्रेजी के वर्ड नहीं थे। ब्रह्मांड में एक ही पेड़ है जिसके लिए शास्त्रों में लिखा गया कि इस पेड़ की पूजा करना। जब शास्त्र लिखे गए होंगे, जब ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई होगी, जब उस पेड़ की पैदा हुआ होगा, तब से लेके अब तक आपने बहुत विकास करा, बहुत तरक्की करी, लेकिन दूसरा पेड़ नहीं पैदा कर पाए। उस पेड़ को पीपल कहते हैं। ताली थोड़ा संभाल के रखो, आराम से बजाइएगा, कोई दिक्कत नहीं है। पीपल का पेड़ एकमात्र पूरे ब्रह्मांड में है जो आपके ऋषि मुनि को पता था, और उसने इसको बचाने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए आपकी भावनाओं से जोड़ा कि इस पेड़ की पूजा करना, इस पेड़ को बचाना। उसने पूजा का भाव इसलिए कि पूजा के भाव से हम चीज़ों को ज़्यादा सीरियस होकर उसको प्रोटेक्ट करते हैं। और आज टेस्ट ट्यूब बेबी बन गया, लेकिन आज तक पीपल के पेड़ जैसा कोई दूसरा पेड़ नहीं बना। और आपके ऋषि मुनि को वो ज्ञान था, वो ज्ञान इसलिए कम्युनिकेट नहीं कर पा रहा था कि हमारी बुद्धि समझ में नहीं थी, तो उसने हमारी आस्थाओं से जोड़ दिया कि पीपल के पेड़ की पूजा करना। पूजा करने का कतई ये उसका अभिप्राय नहीं था कि बूंदी का लड्डू उसमें घुसवा देना, कलावा बांध देना। सिर्फ इतना ही उसका मकसद था कि ब्रह्मांड में ये एकमात्र पेड़ है जो 24 घंटे ऑक्सीजन देता है। उसको प्रोटेक्ट करने के लिए आपकी आस्थाओं से जोड़ा, कोई दूसरा पेड़ नहीं बना। और इसी पेड़ के साथ में एक चीज है जो शायद हमने कभी ध्यान नहीं दी है। पीपल का पेड़ किसी नर्सरी में मिलता है? पीपल का पेड़ कभी पैदा होता है? क्यों? क्यों? उस ऋषि मुनि को पता था पीपल के पेड़ का दाना एक कौवा खाता है, और उस कौवे के पेट में वो बीज जो उसके पेट में रहता है, उसमें फर्मेंटेशन होता है, और फिर वो कौवा जो बीट करता है, उस बीट से सिर्फ पीपल का पेड़ पैदा होता है, कोई और बीज नहीं है। और पीपल का पेड़ आपको ऐसे नहीं मिलेगा कहीं दीवार में मिलेगा कि कौवा वहीं बीट करता है, फिर उसे निकाल के लगाते हैं। इसलिए पीपल की कोई पेड़ पैदा नहीं कर पाया। आपके ऋषि मुनि को पता था। आप वहां से आए हो और 2 किलो चावल में बिक रहे हो। आपके पूर्वज सोचेंगे कि हमने ऐसा तो नहीं सोचा था कि सनातनी हिंदू इतना लालची हो जाएगा कि बेटी को कम दहेज दिया है तो ससुराल वाले उसे जला देंगे। आप अपने जीवन की इच्छा पूर्ति के लिए एक बेटी को इसलिए जला देते हो कि वो कुछ सोना कम लाई है। जानवर भी ऐसा नहीं करते। कोई करता है मुझे बताइए? कभी किसी जानवर को देखा है आपने? और आप कहते हैं हम सभ्य हैं, हम चींटी को नहीं मारते, हम तो पेड़ की पूजा करते हैं, हम तो गंगा को भी गंगा मां कहते हैं। उस सभ्यता के लोग बेटियां जला रहे हैं, दहेज में बेटियों की बोरी लग रही है, शादियां होने में तय नहीं हो रहे, गोत्र नहीं मिल रहे, वो इतना दहेज मांग रहा है, बेटियां कहां मार्केट में खड़ी होकर उनकी बोली लग रही है। ये सोच के कभी हमें एक सामूहिक तौर पे शर्म नहीं आती है। बहुत बड़ा घर बना लिया है, बहुत बड़ी गाड़ी है, इससे आपकी पहचान कभी नहीं थी। आचार्य चाणक्य के पास, भगवान राम के पास कोई गाड़ी नहीं थी। उनका वो कर्तव्य है कि उसके मरने के बाद भी हम जैसे लोग सड़क पे खड़े होकर उनका नाम लेते हैं।
हमने पूरे सभ्यता को चौराहे पे चवन्नी में बेच दिया है। झूठ बोलने की इतनी बीमारी हो गई है कि हम सच नहीं सुनते हैं। इसलिए बहुत लंबे कालखंड के बाद कोई बहादुर आ जाए तो आप उसकी बहादुरी नहीं देखते, आप उसमें क्या, अच्छा ये तेली है, ये फलाना है। मैं कह रहा हूं भाई साहब, तेली भी है तो सही मालिश कर रहा है। आपको तेली से मतलब है या इस बात से मतलब है कि सनातन सभ्यता के इतिहास और संस्कृति और सिविलाइजेशन की जितनी चीजें हैं ये उसको ठीक करने में लगा है। राम मंदिर सिर्फ मंदिर नहीं था, कुछ पंडों के लिए रोजगार का जरिया नहीं था। राम तो ना भी थे तब भी राम जीवित रहे। मंदिर तो 500-450 साल तक टूट गया तब भी राम हर घर में, हर आदमी के मन में थे। इसलिए मंदिर वो नहीं था। राम मंदिर हमारी सनातन सभ्यता का एक स्तंभ था और उसके टूट जाने पे 400 साल 500 साल आप कानून से लड़ाई लड़ रहे थे। कानून के लोग सर्टिफिकेट मांग रहे थे और लंबे समय तक ये होता रहा और एक दिन राम मंदिर बन गया। आप सब भारत माता की जय कर रहे हैं, लेकिन जय करने के बाद आप कितने थैंकलेस लोग हैं, माफ कीजिएगा। और आप, जब मैं कहता हूं तो इसको मत समझिए कि सभागार में लोग जिम्मेदार हैं, मैं लार्जर पिक्चर पे कहता हूं। कोई ये ना समझे कि मैं कह रहा हूं आपसे तो आप सोचे मुझे क्यों कह रहे हैं। ये बातचीत करने के अंदाज है। हम इतने थैंकलेस लोग हैं, हम कितने बीमार लोग हैं यार, कि जिस राम जो इस देश की पहचान थे, वो मंदिर 450 साल से पीढ़ी दर पीढ़ी, पीढ़ी दर पीढ़ी लाखों लोग आए चले गए, मर गए, आए चले गए, मर गए। लेकिन एक आदमी को लगा कि ये काले कोट वालों से काम चलेगा नहीं। उसने उनकी सुन ली उनका ज्ञान काफी सुन लिया, क्योंकि 15 साल गुजरात में काफी कोर्ट के चक्कर लगाए थे उसने। उसे पता था कि क्या होता है। उसने एक काम किया, ये सार्वजनिक जीवन में कम लोगों को पता है और मुझे पता है, तो मैं पूरे मजे के साथ कहता हूं। मुझे कोई इसकी तनख्वाह नहीं मिलती है और न मुझे तनख्वाह चाहिए। मुझे ये भाव बता करके यहाँ जो जनमानस बैठा है उसको सिर्फ यही भाव पैदा करना है, राजा से सवाल नहीं पूछते। राजा कैसे कोई काम करता है उसको जरूर पास से देखने की जरूरत है। और आपको अगर समझ में आ गया है तो चुप रहना। और क्योंकि अब वो सवाल होके मार्केट में हो चुका है तो ये ठेका मैंने ले लिया है कि मैं ही जगह जगह बताऊंगा, ताकि राजा तक ये बात पहुंचे कि जो बात राजा नहीं बताना चाहता था या राजा को नहीं बतानी चाहिए थी, उसको प्रजा को पता चल गई है। जो जज साहब ज्ञान दे रहे थे राम मंदिर पे, उन्हीं जज साहब से एक दिन दिल्ली में ये अनाउंस किया कि मुझे सुप्रीम कोर्ट का मुआयना करना है। हम तो 20 साल रहे हैं इन चीज़ों में, तो इसलिए एक एक शब्द का मतलब हम ज़रूर निकाल लेते हैं। बहुत लोगों ने कहा कि यार सुप्रीम कोर्ट, जो आदमी क्या करेगा, सुप्रीम कोर्ट का क्या मुआयना करना चाहता है। मैंने कहा बहुत जल्दी में हो क्या, दौरा समाप्त हो जाए तभी बात कर लेना। देखने गया है कि जज कहाँ बैठते हैं, इनके बैठने की ठीक व्यवस्था है कि नहीं है, जज साहब कहाँ बैठते हैं, कहाँ खाना खाते हैं। मैंने कहा यही देखने गया होगा। हो सकता है जजों को विशेष मन पे प्यार उमड़ आया हो। 2 घंटे तक सुप्रीम कोर्ट के प्रांगण में टहला। अब अगर सुप्रीम कोर्ट घूमेगा तो कौन घुमाएगा? जो भी सर्वोच्च उस संस्था का सबसे बड़ा होगा वही घुमाएगा। तो चीफ जस्टिस साहब, लेकिन थोड़ा छोटे थे कद में, तो वो एक कदम चलता था, उनको 2 चलने पड़ते थे। पूरे सुप्रीम कोर्ट में घूमा और पूरी सिक्योरिटी लग गई। प्रधानमंत्री सुप्रीम कोर्ट का निरीक्षण करने गए हैं। बेटा मैंने कहा तुम यही समझो। निरीक्षण हो गया, सब खत्म हो गई बात, और आखिर में नमस्कार किया और दौरा समाप्त हो गया। बाद में पता चला
दौरा समाप्त होने से पहले जो चीफ जस्टिस साहब राम का अस्तित्व का सर्टिफिकेट मांग रहे थे, उन्हें एक दूसरा सर्टिफिकेट दिखाया ऐसे करके, और उनसे कहा पढ़ लीजिए। उनकी ये समझ में नहीं आया कि रोऊं या हंसूं। जब उन्होंने पढ़ लिया तो जेब में वापस ले लिया और बोले दौरा समाप्त। आ गए। 3 दिन तक दिल्ली में चर्चा, पागल आदमी है क्या, घूमने जाके चला गया, सुप्रीम कोर्ट घूमना है, इसे कोई काम ही नहीं है। मैंने कहा तुम बहुत जल्दी में हो क्या, अभी थोड़े दिन तो रुक जाओ यार। 4 दिन के बाद चीफ जस्टिस साहब ने कहा राम मंदिर में मैं 1 हफ्ते में फैसला दूंगा। कोई पूछ नहीं रहा था उनसे, लेकिन खुद ही बोले। मैंने कहा पहली समझ में आया, पहला झटका समझ में आया। और उन्होंने फिर फैसला दे दिया कि यहाँ राम पैदा हुए थे, मस्जिद यहाँ नहीं थी, उसे अलग करो। आप खुश हो गए, राम मंदिर मिल गया आपको, आपने थाली वाली पीटना शुरू कर दी। लेकिन राजा ने किया क्या, ये महत्वपूर्ण है। ये जज साहब का कोई मन बदल गया? नहीं 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 नहीं, पर्ची में जो लिखा था उससे उनकी सांस आधी नीचे आधी ऊपर हो गई। पर्ची दे के नहीं आया, कच्चा काम नहीं किया। उन्होंने कहा पर्ची देख लो बस। उन्होंने देख ली, वो चले आए। पर्ची में लिखा था दामाद हाई कोर्ट में है क्या, उस पर बड़े सारे करप्शन के केस हैं। पर्ची बंद। संकट था दामाद बचाएं या मंदिर बचाएं। उन्होंने कहा दामाद बचाना है तो फिर मंदिर छोड़ दो। मंदिर छूट गया, राम मंदिर बन गया। आहा, पूरे देश में लहर दौड़ गई। फैसले ऐसे होते हैं, दुनिया की सत्ताएं ऐसे ही चलती हैं। जिस अमेरिका को दुनिया का सबसे पुराना लोकतंत्र का देश कहते हैं, उस राष्ट्रपति के स्टाइल को देखिए। एक चवन्नी छाप चौराहे पे प्रॉपर्टी डीलर जैसे बात करता है, वो अपने देश के लिए ऐसे बात कर रहा है। कम से कम इस आदमी ने कुछ मान्यताएं तो बनाई रखी हैं। अमेरिका बहुत एडवांस है, दुनिया की सुपर पावर है। उस देश का राष्ट्रपति, पहले के राष्ट्रपति भी यही सब काम करते थे। ये थोड़ा फूहड़ है। अब मुझे बिजनेस दो, नहीं तुम पे टैरिफ लगा दूंगा। मेरे बनाई ये चीजें, अपना जो ट्रम्प टावर पूरी दुनिया में बनाता है, उसके ठेके लेने के लिए देशों के ऊपर इंपोज कर रहा है टैरिफ कि भाई आप मुझे ये ठेका दो। नहीं, वो अपने देश के लिए नहीं कर रहा, वो अपने बिजनेस के लिए पूरी दुनिया को घुमा रहा है। और दुनिया का सबसे सुपर पावर है, बड़ा ज्ञानी है, और आपके बच्चे वहां के राष्ट्रपति को कहते हैं व्हाट ए राष्ट्रपति। उससे 1000 गुना अच्छा है ये। 14 साल में बताइएगा कितने मकान बनवाए इसने और अपने रिश्तेदारों को दिए। तो जब सत्ताओं में राजा बैठे और आपकी सभ्यता की पुनर्स्थापना के लिए वो 1 डॉट बराबर भी काम करता है, तो वो 1000 साल के लिए होता है। अब आप तय करें कि आप आलू पे, चावल पे, दाल पे, महंगाई पे, सरकारें गिराने वाले लोग बहुत सस्ते में बिकते हैं। अगर आलू महंगा हो भी गया, आटा महंगा हो भी गया, तो क्या आटा और आलू अगर महंगा हो जाएगा हम मर जाएंगे क्या? हम वो लोग हैं, ये बात अलग है कि आपके अंदर बीमारी आ गई। इसलिए हमारे यहां ब्रांडिंग नहीं हुई किसी चीज की। हमने सच की ब्रांडिंग नहीं कही और झूठे मैगी की ब्रांडिंग कर रहे हैं। 2 मिनट में पकी, 2 मिनट में खाई और 3 मिनट में डाइजेस्ट हुई, फिर भूखा हो गया वो। हमारे यहां सत्तू सुबह 1 गिलास पी लिए, रात के 11 बजे तक आपको कोई कमजोरी नहीं होगी। लेकिन सत्तू हिंदी है, मैगी अंग्रेजी है। मैगी खाई जा रही है, सत्तू खाओगे तो 7 दिन तक तेज चलोगे। ये सत्तू पीता है सुबह उठ के, बिना जानकारी के नहीं कह रहा। अब सत्तू से मैगी लड़ रहा है तो हाल क्या होगा? तो ट्रम्प का क्या हाल है? उसकी समझ आ गया ना कि यहां चचा नहीं है अब।
चचा कहीं चले गए, अब ये चचाओं का चचा है। तो आप अपने ऊपर इस कालखंड में भरोसा रखें, और जब राजा ऐसा होता है तो राजा के साथियों में होड़ लगती है कि मुझे राजा से बड़ा काम करना है। एक 14 में आया, दूसरा 19 में आया। बताते हैं कि ये बीच बीच में गुस्सा हो जाता है, लगता है कि ट्रेजरी बैंड से उठ के इधर 2-4 को मारी देगा। लेकिन उसने एक और काम किया है जो आपको पता नहीं है। एक धारा थी इस देश में, यह धारा ऐसी थी कि हट ही नहीं रही थी। उसे कहते हैं 370। सुना आपने? क्या है ये धारा? बताइए, कहीं सुना आपने? ये कश्मीर में, कश्मीर राज्य के सत्ता पे बैठने वालों को और राज्यों के मुकाबले एक विशेष अधिकार देती है, जिसके कारण बहुत सारे कानून जो भारत के दूसरे राज्यों पे लागू होते हैं उस पे नहीं होते हैं, क्योंकि वो मुस्लिम बहुल राज्य है। अब धारा 370 को पिछले 70 साल से रोज हटाने की कोशिश कर रहे थे, हट ही नहीं रही थी। अगर मैं ये कहना चाहता हूं, अगर यहां आग लगी है और एजेंडा यही है, तो आपको रोज नए नए आइडिया आएंगे। और आपको यहां आग नहीं लगी है, सत्ता की दलाली में से कुछ हिस्सा खाना है, तो आपको ऐसे काम ख्वाब में भी नहीं आएंगे। ये ध्यान रख लीजिएगा। इस यात्रा में 20 साल, 15-16 साल हो गए मुझे इसके अलावा कुछ और सुनाई नहीं देता है। मैं इसके लिए रात के 4 बजे, 2 बजे, 1 बजे पैसे नहीं होते तो मांग भी लेता हूँ। मैंने इतनी किताबें ख़रीदी हैं कि मैं सो लेता हूँ उन किताबों के बीच में, उतनी ही जगह है मेरे पास। मैंने तो नहीं रोया कि मैं किराए के मकान में कहाँ से ला के पैसा दूंगा। मैंने तो नहीं कभी किसी समाज के लोगों से कहा। कुछ लोग हैं जो खामोशी से काम करते हैं। ये यात्रा ऐसे ही नहीं चल रही है। इस यात्रा में बहुत लोगों का योगदान है। आज आप रात को यहाँ अपना घर बार छोड़ के बैठे हैं, आपको मालूम है कि जाने के बाद कई सवाल आपको सोने नहीं देंगे, तब भी यहाँ आए हैं। ये मेरे जीवन में अपनी आंखों के सामने सबसे बड़ा बदलाव है। आपको मालूम है कोई इंटरटेनमेंट नहीं होना है इसमें, आपको कुछ मिलना नहीं है इसमें। जो लोग भी बैठे हैं, आप यहाँ आए हैं, इसी में ऐसे भी महानुभाव बैठे होंगे जिन्होंने मेरी दिल्ली से एयर की टिकट कराई होगी, किसी ने मेरे खाने का पैसा दिया होगा, किसी ने मुझे रुकने का पैसा दिया होगा, किसी ने ये कोशिश की होगी पुष्पेन जी 48 घंटे यहाँ हैं, इनको कोई तकलीफ ना हो। इन सब की भूमिका उतनी ही है जितनी मैं इस मंच से कर रहा हूं, इसके अलावा नहीं है। अगर ये नहीं होते तो ये नहीं हो पाता। किसी ने ज़्यादा किया, किसी ने कम की, ये मतलब नहीं है। उन सब का एक ही एजेंडा था, मैं यहाँ आ जाऊँ और मैं अपनी बात रखूँ, आप सुने, कुछ आपको नई बात पता चले। इसके अलावा कोई उनको कुछ नहीं मिलने वाला। मैंने इसलिए कहा कि जिन्हें उन्होंने बुलाया है वो बहादुर है। मेरे साथ तस्वीर खिंचाने से टिकट मिलेगी नहीं, कट और जाएगी, ध्यान रखिएगा। तब भी मैंने कहा जो टिकट लेने के लाइन में खड़े हैं या जिनको लेनी है वो बहादुर हैं, और जिन्होंने बुलाया है और लगता है कि पुष्पेन को बुलाने से टिकट कट जाएगी, तो मैं उनको प्रणाम करता हूं कि उन्होंने टिकट में और मुझ में टिकट को नहीं, मुझे चुना। नहीं, लोग शुरू में सोचते थे नहीं 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 यार उनको मत बुलाना यार, आप समझते नहीं हो। अब समझ में आ गया लोगों के। तो आप बदले, आपके अंदर बदलाव की पहली कहानी हुई कि यार क्या वजह है कि हम दुनिया की सबसे पुरानी सिविलाइजेशन के लोग हैं। हमने इस दुनिया को जीने, उठने, बैठने, खाने, पीने, चलने फिरने के सारी चीज़ें दी, लेकिन हम ही 10 रुपये किलो चावल में, 2 रुपये किलो आटे में बिक रहे हैं। कभी हमने अपने आप को ये सोचने की कोशिश नहीं की, और हर चवन्नी छाप नेता खरीद रहा है।
दुख मुझे उस दिन हुआ जब आईआईटी का टॉपर बताया जाता है। अब वो टॉपर था या नहीं था ये महत्व नहीं है, लेकिन आईआईटी का पढ़ने लिखने वाला आदमी इस देश की माँ बहनों को साड़ी दे करके खरीद रहा था। हमें कभी शर्म नहीं आई कि हम बहुत बड़े घर में रहते हैं, हमारी बेटी के पास कार क्या है नहीं है। इससे तो हमारा शर्मा जी के सामने, ठाकुर साहब के सामने कद छोटा हो जाता है। लेकिन एक सभ्यता के रूप में, एक सिविलाइजेशन के रूप में, एक समग्रता इस देश के 84 करोड़ हिंदुओं के रूप में कभी हमने नहीं सोचा कि दुनिया हमें जिस इतिहास से देखती है कि आचार्य चाणक्य और भगवान चाणक्य के लोग, राम के लोग 2-2 किलो चावल में इस देश में किसी भी चोटे उठाई गिरे को आप अपना नेता बना लेते हैं। ये सोच के शर्म नहीं आती कि हमारा इतिहास भी कभी कोई लिखेगा कि नहीं लिखेगा। आज हम चाणक्य की बात इसलिए नहीं करते, चाणक्य ने जो किया है उसका लोहा दुनिया ने माना, इसलिए चाणक्य जिंदा है। राम ने जो किया अपने कार्यों से किया, इसलिए 50 साल 1000 साल के बाद भी आज हम उनकी बात कर रहे हैं। और ये कहते हैं हम राम के देश के हैं, अपने गरेबान में झांको। 2 किलो चावल में बिकने वाले राम के वंशज नहीं हो सकते। राम की कथा सुनाने से राम पैदा नहीं होंगे। राम बनने के लिए कुछ छोड़ना पड़ता है, बिना छोड़े नहीं होता है। इसलिए सही चीजों की लड़ाई तो लड़ो कम से कम। ये जो संचार क्रांति आई है, आप समझते हैं, मेरा अपना मानना है, मैं इस पॉइंट पे बहुत स्ट्रांग हूं। ये संचार क्रांति पूरे विश्व में किसी काम के लिए आई हो ना आई हो, सनातनी हिंदू समाज को जगाने के लिए आई है। इस संचार क्रांति से जितने लोग यहां बैठे हैं, यही बातचीत इससे 100 गुना लोग उस संचार क्रांति से सुन लेंगे। ये सच बोलने का दौर है, पूरी ताकत से बोलने का दौर है। इसमें झूठ बोल करके बेवकूफ बनाने का दौर नहीं है। ये दौर लंबे समय तक नहीं रहने वाला है, ये ध्यान रखिएगा। इसलिए ये मत कहिए कि गुरुकुल और मदरसे एक ही हैं। जो ये कहता है वो महापापी है। गुरुकुल में पढ़ने के बाद हमारा बेटा गुरुकुल में पढ़ता है तो गुरुकुल में पढ़ने के बाद हवाई जहाज का आविष्कार करता है। मदरसे में पढ़ने वाला पढ़ने के बाद हवाई जहाज को कैसे गिराया जाए इसका आविष्कार करता है। इसलिए गुरुकुल और मदरसों में तुलना करना है, समुद्र की तुलना गंदी नाली से मत कीजिए। इसलिए सारे धर्म बराबर हैं, ये दोबारा मत कहिएगा। आपको लोग मूर्ख समझेंगे कि धर्म का अर्थ पूजा पाठ नहीं है। हमारी कोई किताब हमारी किसी भी किताब में अलग अलग तरीके का मामला नहीं है। इसलिए मैंने शुरू में कहा, जिन्हें घर चलाना है, घर चलता है यहां से। समझे? ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि इस प्रोग्राम के आयोजक मालूम है कौन लोग हैं? महाराष्ट्र साहित्य परिषद। साहित्य यहां से लिखा जाता है, यहां से नहीं। यहां से मैथमेटिक्स होता है। इसलिए जिसको अपना घर चलाना है वो भगवान राम की कथा पढ़े, उस कथा का आयोजन करे, और जिसे राष्ट्र चलाना है वो गीता पढ़े। मिक्स मत कीजिए। ये किस मूर्ख ने निकाला और ये कैसे आपके शत्रु ने ये नैरेटिव मार्केट में चला दिया कि भाई महाभारत को घर में नहीं रखना चाहिए क्योंकि घर में महाभारत हो जाती है। वो जानता था कि मूर्खों से इस किताब को इस डरा करके आपने महाभारत को घर से बाहर रख दिया। अब घर में महाभारत के लिए कौन जिम्मेदार है?